नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। आज दस्तक उन आंकड़ों की जो एग्जिट पोल के जरिए हमारे सामने आए हैं। गुजरात में चुनाव संपन्न हुए। आज दूसरे दौर के साबरमती रिवर फ्रंट पर मैं इस समय मौजूद हूं, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच का एक नमूना माना जाता है। चाहे यहां का जल हो, फिर यहां की इस रिवर फ्रंट का निर्माण हो, या पीछे दिखता हुआ आपका अटल ब्रिज हो। लेकिन इन सारी चीजों के बीच गुजरात की जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी ने कितने सीटों का निर्माण किया है, वो हम आज आपको दिखाने वाले हैं। बड़ी बातें बताएंगे हम आपको, क्योंकि केवल गुजरात नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश और दिल्ली एमसीडी चुनावों के जो पूर्वानुमान हैं वो सब हमारे सामने हैं। आज एग्जिट पोल से जो ये आंकड़े सामने आए हैं और तमाम खास मेहमान भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, वो सब क्या कह रहे हैं, एक एक करके मेरे साथ जुड़ते जाएंगे। हम हर्ष संघवी से भी बात करेंगे, हम ईशुदान गढ़वी से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस एग्जिट पोल की जो प्रमुख बातें हैं, जो बड़ी बातें हैं, वो हम आपको एक नजर दिखा देते हैं कि जो आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं। ये आंकड़े सबसे पहले तो गुजरात में बीजेपी, हिमाचल में कांग्रेस और दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी के लिए अच्छे संकेत दे रहे हैं। यानी तीनों के लिए थोड़ी थोड़ी अच्छी खबर सामने है। गुजरात में बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ सकती है, यानी माधव सिंह सोलंकी का एक रिकॉर्ड यहां पर सर्वाधिक उनकी सरकार का सीटें जीतने का रहा था। और जो प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि उनके रिकॉर्ड को भूपेंद्र पटेल तोड़ेंगे, तो आंकड़े कम से कम कुछ ऐसा ही अंदेशा दे रहे हैं, ऐसे ही आसार दे रहे हैं। गुजरात में 151 सीट तक जा सकती है भारतीय जनता पार्टी। सोलंकी ने उस समय 149 सीटें जीती थी और वो गुजरात का अब तक का रिकॉर्ड है। एमसीडी में 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी बाय बाय हो सकती है, वहां से वहां आम आदमी पार्टी काबिज हो सकती है उसके अलग अलग वार्ड्स पर। और हिमाचल प्रदेश में एक कांटे की टक्कर दिख रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, लेकिन हो सकता है कि एक ऐसा फासला वहां पर रहे बारीक सा, जिससे कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां बन सकती है। अब देखिए, इसकी हम एग्जिट पोल की हम बड़ी बातें भी आपको समझाते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हो सकता है। ये इस एग्जिट पोल की बड़ी बातें हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हो सकता है। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत संभव है गुजरात में। 149 सीटों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है बीजेपी। हो सकता है 149 सीटों को पार कर जाए भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा। लगातार 7वीं बार बीजेपी सरकार बन सकती है। अब तक वामपंथी सरकार पूरे देश में सबसे लंबी जो सरकार चली, पश्चिम बंगाल में वो चली, 34 साल का उनका शासन रहा। 27 साल बीजेपी ने गुजरात में पूरे कर लिए हैं। एक बार और हो सकता है बीजेपी को यहां पर जीत हासिल हो जाए। अब गुजरात में भी मुमकिन है एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार कि आम आदमी पार्टी का खाता यहां पर खुल जाए। कितनी सीटें होंगी वो आगे देखना होगा। उनके दावों के अनुसार भले ही सीटें नहीं आ रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री गुजरात में संभव है। बीजेपी को महिलाओं का सबसे ज्यादा वोट मिला है। एग्जिट पोल के आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि ये महिलाओं को सबसे ज्यादा वोट है। मोदी लहर और विपक्ष का वोट जो बंट गया, वो भारतीय जनता पार्टी की जीत का कारण फिलहाल नजर आ रहा है। एग्जिट पोल के ये जो पूर्वानुमान है वो अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो सबसे बड़ी वजह यही नजर आ रही है। और मोदी के नाम पर बीजेपी को 19% वोट, हम अलग अलग सवाल पूछते हैं कि किस आधार पर आप वोट दे रहे हैं, क्या कारण है, तो नरेंद्र मोदी के नाम पर 19% जनता ने ऐसा कहा है कि उन्होंने वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। आम आदमी पार्टी को लेकिन ऐसा हुआ है कि न राम मिले हैं न रहीम मिले हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसका आगे हम विश्लेषण करेंगे। हर हिस्से में, गुजरात के हर हिस्से में, उत्तर, दक्षिण, सेंट्रल गुजरात, हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। और यही कारण है कि जो हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि रिकॉर्ड तोड़ दे। तो अब आंकड़े हम दिखा देते हैं। ये बड़ी बातें हमने आपको दिखाई हैं जो कि एग्जिट पोल से उभर कर सामने आई हैं। अब जरा वो आंकड़े देखिए कि बीजेपी यहां पर कितनी सीटें, कितने दायरे में उसकी सीटें हो सकती हैं। 129 से लेकर 151। अब अगर पिछली बार को देखिएगा तो 99 सीटों पर रुक गई थी बीजेपी। 100 का आंकड़ा नहीं हुआ था और उस समय बहुत दिल की धड़कनें उसकी रुकी थी जब काउंटिंग चल रही थी। पर अगर एग्जिट पोल सही साबित हुआ तो एक कंफर्टेबल जीत, और हो सकता है कि एक कीर्तिमान स्थापित करने वाली जीत भी हो जाए अगर इसका जो हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट हम आपको दिखा रहे हैं यानी 151 हो। कांग्रेस देखिए
लगभग 77 सीटें पिछली बार थी, लेकिन इस बार 16 से 30 के दायरे में हो सकता है कांग्रेस सिमट जाए, और इसमें बहुत बड़ा योगदान आम आदमी पार्टी का भी संभव है, जो कि 9 से 21 सीटें जीतती हुई दिख रही है। खाता न केवल खुलेगा, बल्कि कांग्रेस का के कई सीटों पर जो अभी तक कब्जा रहता था, वहां से कांग्रेस का सफाया आम आदमी पार्टी की इस बढ़त के साथ दिख रहा है, और अन्य जो है वो 2 से 6 के दायरे में रह सकते हैं। अब और भी हम आपको आंकड़े दिखा देते हैं कि प्रति वोट प्रतिशत किस हिसाब का है। बीजेपी 46% वोट पाती हुई नजर आ रही है, यानी कि हम पहले से अगर नुकसान देखें तो बहुत ज्यादा नहीं। बीजेपी का दायरा यही रहता है अधिकतम 49% के आसपास और 46 के आसपास, तो बीजेपी को नुकसान नहीं दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो 26% वोट पाती हुई, और उसका बाकी वोट परसेंटेज कहा जा रहा है 20% आम आदमी पार्टी मुमकिन है कि हासिल कर ले। वोट शेयर के बाद हम आपको और भी आंकड़े आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले इस समय गुजरात के युवा नेता हैं, गुजरात सरकार में मंत्री रहे हैं और एक बड़े तबके को बहुत पसंद भी आते हैं। हर्ष संघवी जी, बहुत स्वागत है आपका। पर जिस तरीके से यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सीट्स का प्रोजेक्शन है, लग रहा है प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि जो नरेंद्र नहीं कर पाए भूपेंद्र वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे, ऐसा संभव होता हुआ लग रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं मेरे गुजरात के लोगों को 2 हाथ जोड़ के वंदन करना चाहता हूं। जिस प्रकार से गुजरात के लोगों ने लोकशाही के ये उत्सव को और खूबसूरत बनाया है, गुजरात के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता जोड़ी नंबर 1 के तौर पे उभर आई है। आज जब हम रुझान देख रहे हैं, इससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि गुजरात की जनता ने गुजरात के हित में ये चुनाव लड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता साथ में मिलकर एक नया इतिहास बनाने के लिए आगे निकल चुकी है। लेकिन आपको लग रहा है कि ये जो जीत हासिल करते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, वो बीजेपी की जीत है, या फिर आम आदमी पार्टी ने जो कांग्रेस को नुकसान मुमकिन है पहुंचाया हो, जो कि हमारे एग्जिट पोल में नजर आ रहा है, उसकी वजह से आप लोग ऐसे आंकड़े हासिल करते हुए दिख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चुनाव में एक नया फॉर्मेट ये वक्त हम सबने देखा, और वो फॉर्मेट था हर रोज नए कागज पे नए आंकड़ों के साथ एक पत्र एक राज्य के मुख्यमंत्री लोगों को लिखते थे और बोलते थे मैं ये लिख के दे रहा हूँ कि ये हमारा नंबर होगा। और कांग्रेस की तो मैं क्या बात करूँ, 27 साल से, पिछले 27 साल से हम लोग इसी प्रकार से चुनाव लड़ते हैं, और कहीं ना कहीं गुजरात की जनता और भारतीय जनता पार्टी के जो संबंध है। देखिए श्वेता जी, ये जो चुनाव था, खासतौर पे 2022 का जो चुनाव था, ये चुनाव कोई सत्ता के लिए चुनाव नहीं था। ये चुनाव था, और खास तौर पे जिस प्रकार से मैं रुझान देख रहा हूं, मैं स्पष्ट ये मान रहा हूं कि गुजरात की जनता ने ये नया इतिहास भारतीय जनता पार्टी और उनके रिश्ते का लिख लिया है। पर हर्ष जी, ये जो गुजरात सरकार ने अब तक का जो कामकाज किया, ये उसके लिए लोग वोट दे रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर यह मैंडेट होगा अगर इस तरह के नतीजे आते हैं? देखिए, मोदी जी हमारे नेता हैं, गुजरात के बेटे हैं, और जिस प्रकार से 2002 से गुजरात की जनता ने मोदी जी के साथ में रह के गुजरात के विकास के लिए संघर्ष और साहस किया है, तो गुजरात की जनता और मोदी जी के बीच का जो रिश्ता है वो कायम है, वो अटूट है, और वही रिश्ता आगे ही आगे बढ़ते जा रहा है। आप देखिए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जिस प्रकार से गुजरात के गांव-गांव में मोदी जी का रिश्ता है, आज उसी तरह से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मोदी जी और भारत के नागरिकों के रिश्ते हैं। तो मोदी जी हमारे नेता है, और उनके नाम के साथ ही विकास जुड़ा हुआ है। मोदी जी यानी संघर्ष, मोदी जी यानी साहस, मोदी जी यानी ये देश के हर एक नागरिकों के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। मोदी जी यानी विकास का दूसरा नाम है,
तो मोदी यानी विकास और विकास यानी मोदी, हमारा चुनाव का नारा है विकास, तो विकास के साथ मोदी जी तो जुड़ ही जाएंगे, और मोदी जी के नाम पे वोट मतलब विकास के नाम पे वोट है। तो विकास ही हमारी चुनाव का नारा है और मोदी जी हमारे नेता है। मोदी जी और गुजरात के नागरिकों का एक अलग ही प्रकार का रिश्ता है, वो रिश्ता का रिफ्लेक्शन आज रुझान के रूप में हम सब देख सकते हैं। और ये रिश्ता प्रधानमंत्री के साथ, और मुख्यमंत्री वो रहे नहीं हैं अब गुजरात के मुख्यमंत्री कोई और हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोग पर इस लिहाज से भी आ जाती है कि 27 साल का रिश्ता कुछ कम नहीं होता है, और अब अगर 5 साल का और कार्यकाल बढ़ता है तो उतनी ही चुनौतियां भी बढ़ती जाती हैं आपके लिए, उस एक लंबे शासन के लिए। यहां पर 5-5 साल में एंटी इनकम्बेंसी होती है। आपने जरूर से ये सुना होगा कि ओल्ड इज गोल्ड, और हम लोग तो रिश्तों में मानने वाले लोग हैं। हम राजनीति के लिए या सत्ता के लिए राज्य में काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ लेवल पे लोगों की सेवा में 5 साल के लिए काम करता है, तभी भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के नागरिकों के बीच में ये रिश्ता है, ये संबंध है और ये विश्वास है। तो ये विश्वास और संबंध को 27 से 32 साल होंगे, और मेरे ख्याल से ये देश में सबसे बड़ा इतिहास होगा। और ये इतिहास कोई छोटे आंकड़ों के साथ इतिहास बनाने नहीं जा रहे हम लोग, एक बहुत ही बड़े आंकड़ों के साथ हम ये इतिहास बनाने के लिए आगे निकल चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष सांघवी जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। जाहिर है कि एग्जिट पोल के नतीजे पक्ष में आए हैं। अभी से हर्ष सांघवी यही दम भर रहे हैं कि ये नतीजे एक कीर्तिमान रचने वाले नतीजे में जरूर तब्दील होंगे। हमारे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जुड़ रहे हैं। रविशंकर जी, बहुत लंबा समय आपने गुजरात में इस बार बिताया है। जो चर्चा हम यहां पर कर रहे थे, हर्ष सांघवी से भी जो सवाल मैं पूछ रही थी, मैं आपके सामने रखना चाहती हूं कि इतना लंबा जब शासन कहीं पर होता है तो आसान नहीं होता है लोगों में वो भरोसा बना पाना। यहां पर आपके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, पर आपको नहीं लगता है कि चुनौतियां भी बहुत सारी थी राज्य सरकार के सामने, और हो सकता है कुछ एक त्रिकोणीय मुकाबला होने के कारण आप लोगों को बेनिफिट हो गया हो तीसरी पार्टी के आने से, जो कांग्रेस का वोट खा गई? देखिए श्वेता जी, आपने बहुत सही कहा। मैं गुजरात चुनाव में जाता हूं, इस बार हमारी ड्यूटी लंबी लगाई गई थी, तो मैं अहमदाबाद में था, बड़ौदा गया, राजकोट गया, बाकी प्रवास करता था। देखिए, गुजरात में अगर जो आपके एग्जिट पोल के संकेत हैं, जिसकी पूरी संभावना है कि वो प्रामाणिक बनेंगे 8 तारीख को, तो उसके कारण को समझना पड़ेगा। 27 साल के बाद पुनः भाजपा की वापसी हो रही है, तो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। और अगर आप इसको ऐतिहासिक फ्रेमवर्क में देखेंगी तो सीपीएम की सरकार की बराबरी हो रही है आज, जो बंगाल में थे वो, तो ये बहुत बड़ी घटना है। एंटी इनकम्बेंसी जो आप लोग हमेशा चर्चा करती हैं, वो गुजरात में नहीं होती है, प्रो इनकम्बेंसी। इसके कारण क्या है? 3 बातें ध्यान रखिए हमेशा। स्वाभाविक है, मोदी जी का नेतृत्व, जो 14 साल उन्होंने काम किया, जो देश के लिए काम कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के रूप में, दुनिया में बड़ी ताकत बन रही है। आप चर्चा करती हैं कई लोगों से उसको लेकर करके। आज अमेरिका के प्रेसिडेंट बिडेन साहब कह रहे हैं, माय फ्रेंड मिस्टर मोदी, G20 में हम काम करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति कह रहे हैं, माय फ्रेंड मिस्टर मोदी विल वर्क टुगेदर। तो ये भारत का एक नए कीर्ति प्रतिष्ठा दुनिया में बन रही है मोदी जी की अगुवाई में। उनका अभिनंदन है। ये देश देखता है, काफी कुछ आप लोग के माध्यम से भी देखता है। अब गुजरात का जहां तक सवाल है, मोदी जी के अलावे, मैं समझता हूं कि आप साबरमती नदी के किनारे बैठकर चर्चा कर रही हैं। मैंने देखा था आपको, आपका वही प्लेटफॉर्म बना हुआ है। मैं एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट के रूप में एबीवीपी कॉन्फ्रेंस में गया था अहमदाबाद पहली बार। साबरमती नदी एक नाले के समान थी, मेरी आंखों में आंसू आया। यही स्कूल से पढ़ रहा हूं, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल। आज साबरमती का रिवर फ्रंट दुनिया के 4-5 बेस्ट रिवर फ्रंट में है। मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा। पेरिस का रिवर फ्रंट, इंग्लैंड का रिवर फ्रंट, वॉशिंगटन पोटोमैक का रिवर फ्रंट, बर्लिन का रिवर फ्रंट। सुंदर निर्मल जल बहता हुआ आपके सामने। आज नर्मदा का पानी सौराष्ट्र के गांव में पहुंचा, जहां रेगिस्तान में 5 रुपया एक गिलास पानी मिलता था। उसमें कितनी लड़ाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ मामलों में मैं भी पेश हुआ उसमें।
जबलपुर हाई कोर्ट में, लोगों को पानी न मिले इसके लिए क्या क्या नहीं हुई, मैं बहस नहीं करूंगा उस पर, वो पानी पहुंचा। देश के फॉर्मर आईटी मंत्री को मैं कहूंगा कि गुजरात इज इमर्जिंग एज ए बिग हब ऑफ स्टार्टअप ऑफ आईटी, 5 ईयर लॉन्ग डिग्री कोर्स, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, साइबर सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी, बड़ौदा में आज एयरबस का जहाज बन रहा है और क्या क्या काम हो रहा है। तो जब इस तरह से गुजरात का बदलाव हुआ तो जनता देखती है कि क्या होता है विकास। और बाकी सोमनाथ से केदारनाथ वाया काशी के विश्वनाथ और मां अंबा देवी का विकास, तो सनातन सुशासन सुरक्षा। रविशंकर जी, जब इस तरह की सोच बनती है, पिछले बार के चुनावों का अगर आपसे आकलन लेना चाहूं कि 100 सीटें नहीं बीजेपी पहुंच पाई थी, जबकि विकास की ये सारी चीजें जो आप कह रहे हैं उस समय लागू रही होंगी। दूसरी चीज, वोट डालने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग निकल नहीं रहे थे। तो देखिए, अभी भी चुनाव के नतीजे आने बाकी है, लेकिन एग्जिट पोल का ये आंकड़ा हमारे सामने है। पर वो लोग जो नहीं निकले वो उदासीन थे या अति आत्मविश्वास में थे, ये चीजें थोड़ा सा अभी मुझे लग रहा है कि समझना भी जरूरी हो जाता है। और क्या पीएम मोदी का नाम पर अति निर्भरता हो रही है बीजेपी की? देखिए, मैं 2 कारण कहूंगा आपसे। मैं भी मानता हूं कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है। अब मुझे उम्मीद करता हूं कि 8 तारीख को मेरी चर्चा आपसे भी होगी, जब नतीजे पूरे आ जाएंगे। अच्छा लगेगा मुझे इसका विश्लेषण करने में। देखिए, मैं कभी इसको अस्वीकारूंगा नहीं। मैं 17 के चुनाव में तब उस समय पटेल समाज में थोड़ी असहजता थी, असंतोष था। लेकिन गुड गवर्नेंस का एक ये भी काम है कि सरकार असंतोष का समाधान करे। वो समाधान हुआ ना, और कई नेता लोग जो भटक गए थे वो हमारे साथ आए ना, तो नहीं है। तो जब हम कहते हैं हर समाज को लेकर ये साथ में आगे बढ़ते जाना, तो वो काम करने की कोशिश की गई। अब जहां तक अति निर्भरता का सवाल है, तो पहले हम आपसे काउंटर सवाल करेंगे कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का ठेका हमने ले रखा है क्या? आप मुझे बताइए। हम ही ने कहा था कि राहुल गांधी एक ही दिन पे प्रचार करने आए। अब चुनाव में हार जीत लगी रहती है। देखिए, मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमें गर्व है कि हमें नरेंद्र मोदी ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता है जिसके लोकप्रियता भारत में पूरी दुनिया में है। और उसे नाम से नहीं है, उनकी ईमानदारी, उनकी मेहनत, उनके संकल्प और विकास के प्रति समर्पण से है, यह समझना चाहिए। अब जहां तक सवाल है संगठन का, तो वो नेता है कि भाजपा का संगठन कम कमजोर है क्या? बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख, नीचे तक संगठन का जाना, संगठन मंत्रियों के दौरे, बाकी बाहर के लोग आते हैं, लगो देखो क्या क्या काम हो रहा है, बाकी संगठन पूरा लगता है। तो हमारी संगठन 24/7 मशीन के रूप में चलती है। और आम आदमी पार्टी का क्या हाल है श्वेता जी? मैं आपको एक विषय दे रहा हूं विचार के लिए। राजनीति एक नॉन सीरियस बिजनेस नहीं है। इस पर आपसे चर्चा करूंगा 8 तारीख को, अगर अवसर मिला तो। आम आदमी पार्टी गोवा गए, हार गए, वॉकआउट। उत्तराखंड गए, हार गए, वॉकआउट। सीएम का उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया था। हिमाचल में भी वही करेंगे। पंजाब में क्या अलगाववाद बढ़ रहा है, आप भी देख रही हैं। दिल्ली में कोई बात नहीं करूंगा, चुनाव खत्म हो गया है, चलिए उसकी बात बहुत करना है आपसे हमको। तो पॉलिटिक्स में आपको संगठन मजबूत करना पड़ता है, बाकी करना पड़ता है। ये मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी उस दिशा में सीरियस नहीं है। जाओ थोड़ा सा दे दो कि बस फ्री कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, ऑटो फ्री कर देंगे, बस। ऐसे पॉलिटिक्स नहीं चलती है। चलिए, यही चीज रविशंकर जी उनकी दिल्ली में चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी गुजरात में शायद, लेकिन फिर भी खाता तो खुला है उनका। बहुत बहुत शुक्रिया। हम नतीजे के बाद जरूर चर्चा करेंगे रविशंकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। गुजरात चुनावों का ही आकलन हम अभी कर रहे हैं और आपको हम गुजरात एग्जिट पोल के कुछ और आंकड़े दिखाते हैं। यहां पर कितने प्रतिशत पुरुष और कितने प्रतिशत महिलाओं ने किस पार्टी के लिए वोट किया है, उन आंकड़ों पर एक नजर हम डाल लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को 48% महिलाओं का वोट हासिल हुआ है, 48%। और कांग्रेस को 27% महिलाओं ने वोट दिए हैं, आम आदमी पार्टी को 19% और अन्य को 6% महिलाओं का एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से ये नजर आ रहा है।
और इसके साथ ही पुरुष वोट जो है 44%, बीजेपी कांग्रेस के पास 25%, आम आदमी पार्टी को 21% और अन्य को 10%। हमारे साथ इस समय आम आदमी पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट रहे, उनका चेहरा रहे, ईशुदान गढ़वी, वो हमारे साथ है। ईशुदान जी, 20% वोट आम आदमी पार्टी को जाते हुए गुजरात चुनाव में नजर आ रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने दावे बड़े बड़े किए थे कि आम आदमी पार्टी तो सरकार ही बना लेगी। 20% से संतुष्ट है कि कम से कम खाता खुल रहा है गुजरात में? नहीं, देखिए, अभी तो ये एग्जिट पोल है और एक बात ये मानकर चलिए कि जब तीसरी पार्टी कोई भी राज्य में जाती है तो बड़े बड़े पंडित आकलन नहीं कर सकते। आपने देखा होगा दिल्ली में जब पहली बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी तब ये कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी अपनी डिपॉजिट बचा ले तो भी बहुत है, और 28 सीट से सरकार बनाई थी। आप फिर पंजाब में चले जाओ, पंजाब में भी कहे थे कि 40 आ सकती है, 45 आ सकती है, 50 आ सकती है, हंग असेंबली हो सकती है, लेकिन फिर भी 92 आई। गुजरात में अभी तक जो आकलन आप कर रहे हैं सब, ये दो पार्टियों के चलते आकलन हो रहा है, भाजपा और कांग्रेस। और कांग्रेस को आपने 2017 की कांग्रेस देखकर आकलन कर रहे हैं। मेरा एक्स जर्नलिस्ट के तौर पर भी मानना है, अभी भी मानना है एज ए पॉलिटिशियन, कि ये सब आकलन 8 तारीख को आप देख लेना। गुजरात में आम आदमी पार्टी अच्छी तरह से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। इसका मैं रीजन देता हूं। 53 लाख किसान एक होकर वोटिंग किया है। 50 लाख बेरोजगार युवा ने पेपर फूटते हैं, वो और अपने परिवार क्यों वोट देंगे? देखो, आकलन करना गलत बात नहीं है, आकलन आप तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमारा भी कुछ आकलन हुआ है। हमारे भी डेली हजारों सैंपल लेते थे हम भी, और हम और बीजेपी कट टू नेक चल रहे थे। कभी 2% हम बढ़ जाते थे, कभी 2% बीजेपी बढ़ जाती थी, और कांग्रेस 23 के आसपास रहती थी, और 10% वोटर साइलेंट थे। तो जो साइलेंट वोटर है, स्वाभाविक तौर पर वो भाजपा के तो नहीं होंगे, भाजपा के तो बड़ा चढ़ाकर बोलेंगे। तो हमारा 36-37 के आसपास चल रहा था, बीजेपी का भी वही चल रहा था। तो जिस तरह से आप देख लेना, 8 दिसंबर को आम आदमी पार्टी पहले फेज में 50+ सीट जीत रही है, क्योंकि हमने पूरा बूथ वाइज डेटा मंगवाए। चलिए ईशुदान जी, अभी भी आप उसी आंकड़े पर बने रहना चाहते हैं जो केजरीवाल कह रहे थे कि सरकार बनाएंगे। बहरहाल एक और दिन अभी बाकी है, अभी सभी नेता जो हैं वो अपनी अपनी तरफ से दावे जरूर प्रस्तुत करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। अब हम दिल्ली एमसीडी के जो नतीजे जो एग्जिट पोल के हिसाब से सामने आ रहे हैं उस पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी काबिज रही थी दिल्ली एमसीडी पर, लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी नजर आ नहीं रही है एमसीडी में, उस हिसाब से 3 से 7 वार्ड्स में वो सिमट सकते हैं। 149 से 171 के बीच आम आदमी पार्टी को वार्ड्स हासिल हो सकते हैं। 69 से 91 तक बीजेपी के पास जा सकते हैं। तो हमारे साथ इस समय आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह मौजूद हैं। संजय जी, लगता है जो केजरीवाल जी ने अपील की थी कि केजरीवाल की सरकार और केजरीवाल का पार्षद, वो अपील काम कर गई है। निश्चित रूप से, क्योंकि 15 साल का जो कुशासन था भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी में, सारे 17 केंद्रीय मंत्री, 9 मुख्यमंत्री, सैकड़ों सांसद लगाने के बावजूद वो जो उनका कूड़े का पहाड़ था, उससे लोगों का ध्यान हटा नहीं। लोगों को याद रहा वो कूड़े का पहाड़, और भरोसे का नाम अरविंद केजरीवाल। सफाई दिल्ली की, स्वच्छ दिल्ली को बनाने का काम केजरीवाल करेंगे, ये भरोसा लोगों ने जताया। और एग्जिट पोल में जो नतीजे अभी आपको देखने को मिल रहे हैं, मैं समझता हूं कि 2015 की पुनरावृत्ति होगी और 67 सीटों वाला जो चुनाव परिणाम था, उस तरह का परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, क्लीन स्वीप आप सोच रहे हैं, लेकिन संजय जी
संजय जी, एक और बात समझाइए कि अभी तक तो क्या होता था कि बहुत सारी चीजों के लिए आप लोगों को भी कहा जाता था कि आप दूसरे पर, एमसीडी पर वो जिम्मेदारी डाल देते हैं, क्योंकि दिल्ली में किसी को समझ नहीं आता था कि सरकार क्या कर रही है और एमसीडी के हिस्से कौन सी जिम्मेदारियां। अब तो कूड़े का पहाड़ आप ही को साफ करना होगा। बिल्कुल, जो वादे हम लोगों ने किए हैं उसको पूरा करेंगे। और हमारे ऊपर लोग भरोसा क्यों जता रहे हैं, पूरे देश में आम आदमी पार्टी को वोट क्यों दे रहे हैं, दिल्ली के बाद पंजाब में 92 सीटें क्यों आई? क्योंकि हम वादा और जुमला नहीं बोलते, गारंटी देते हैं, गारंटी पूरी करते हैं। हमने 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा दिल्ली में किया, पूरा पंजाब में किया, उसको पूरा किया। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे हम देते हैं। गुजरात हम गए तो हमारा गारंटी कार्ड सुदूर इलाकों में भी लोग लेके घूम रहे थे, उसको जेब में रखे हुए थे, मोबाइल में पीछे लगा के घूम रहे थे और भरोसा कर रहे थे कि केजरीवाल जो कहते हैं उसको करते हैं। और उनकी गारंटी के नाम पे लोगों ने गुजरात में भी वोट दिया। और एमसीडी में जो हमने कहा है उसको हम पूरा करेंगे। तो इसलिए इससे जो हमने वादे किए हैं, जो हमने घोषणा पत्र में बातें कही हैं, उससे दूर जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा मोदी और अमित शाह के नाम पे चुनाव लड़ती है, तो मोदी जी और अमित शाह जी को अब मैं देख रहा हूं कि एमसीडी चुनाव में जब परिणाम उनके विपरीत एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, तो अब कहा जा रहा है कि आदेश गुप्ता और मनोज तिवारी के नाम पे चुनाव लड़ा गया। तो जिसमें तो जेपी नड्डा जी भी थे, 17 केंद्रीय मंत्री थे, 9 मुख्यमंत्री थे, सैकड़ों इनके सांसद थे। तो इसका मूल्यांकन इनका नहीं। पर संजय जी, जिस तरीके से ये नतीजे आए हैं सामने, जिस तरीके से एग्जिट पोल जो ये पूर्वानुमान इस समय दे रहा है, इसमें आम आदमी पार्टी इस समय क्या अपने लिए बेहतर सीटों का अनुमान यहां पर देख रही है? क्या आम आदमी पार्टी जो दिल्ली एमसीडी के नतीजे आ रहे हैं, हम कुछ ही देर में संजय जी के पास वापस चलेंगे, लेकिन हम आपको पहले ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो ग्राफिक्स आपको पूरा दिखाते हैं। एमसीडी का जो एग्जिट पोल में जो एमसीडी के आंकड़े हमारे सामने आए हैं, हम उन्हें एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से 149 से लेकर 171 तक एमसीडी के वार्ड्स हो सकते हैं। और अब इसमें सीधे तौर पर यह समझना है संजय जी, आप जो ये कह रहे हैं कि एमसीडी के नतीजों की बात आप कर रहे हैं कि हमने ये वादा किया था, यही वादे गुजरात में आपने किए थे, और एग्जिट पोल जो है वो गुजरात के लिए कोई दूसरा आंकड़ा सामने रख रहा है, वहां आपको नकारा जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी पहली बार गुजरात में चुनाव लड़ी है और हमारा जो गारंटी कार्ड है 300 यूनिट बिजली फ्री का, 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता का, 1000 रुपए महिला सम्मान निधि का, वो लाखों की संख्या में लोगों ने भरा है। सुदूर इलाकों में भी लोग झाड़ू की बात कर रहे थे। रात रात में हम लोगों ने सभाएं की, ग्रामीण इलाकों में गए, बहुत जबरदस्त उत्साह था गुजरात में आम आदमी पार्टी को लेकर, और वो चुनाव परिणाम में भी आपको देखने को निश्चित रूप से 8 दिसंबर को मिलेगा। लोगों ने वोट दिया है आम आदमी पार्टी को और परिवर्तन के नारे गूंजे हैं वहां। तो आपको लग रहा है इससे ज्यादा आपको मिलेगा, इससे ज्यादा होगा आंकड़ा? एमसीडी में भी और गुजरात में भी, दोनों में जो आज एमसीडी के नतीजे तो एक तरफा आपके एग्जिट पोल में भी हैं, लेकिन जब ये नंबर के रूप में आपके सामने आएंगे तो जो संख्या आपके चैनल पे दिखाई जा रही है, इससे ज्यादा संख्या में एमसीडी में भी हम जीतेंगे और गुजरात में भी जीतेंगे। आपके विरोधी तो वही बात कह रहे हैं कि हर चीज फ्री करके कोशिश की जाती है कि लुभाया जाए, लालच दिया जाए वोटरों को। श्वेता जी, इसको समझना पड़ेगा, ये केजरीवाल इकोनॉमिक्स है, केजरीवाल की अर्थव्यवस्था। जो अर्थव्यवस्था कहती है कि चंद पूंजीपतियों को करोड़पति, अरबपति, खरबपति मत बनाओ,
चंद ऐसे लोगों को हजारों करोड़ लूट कर विदेश भागने का मौका मत दो। वो ये अर्थव्यवस्था कहती है कि आम आदमी को मजबूत बनाओ, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली के, पानी पे उसको राहत दो। वो बाजार की अर्थव्यवस्था में भी उस पैसे को खर्च करेगा और आपकी महंगाई भी कम रहेगी। आज दिल्ली की महंगाई दर पूरे देश में सबसे कम है। दिल्ली मुनाफे का बजट देती है। ये केजरीवाल की अर्थव्यवस्था है कि जो जनता का पैसा है उसका सदुपयोग जनता के ऊपर करो, जनता के ऊपर उस पैसे को खर्च करो। चंद लोगों को अरबपति खरबपति मत बनाओ, बल्कि सबके जेब में पैसे पहुंचे, सबको महंगाई से राहत मिले। और ये एक सक्सेसफुल मॉडल है। इस पे अगर गुजरात की जनता भी भरोसा जता रही है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सिंह जी हमसे बातचीत करने के लिए। तीनों पार्टियों के लिए दरअसल कुछ न कुछ है। आम आदमी पार्टी के लिए एमसीडी में अच्छी खबर है, गुजरात में बीजेपी के लिए अच्छी खबर है और हिमाचल में कांग्रेस के लिए बेहतर खबर है। लेकिन हम आपको गुजरात में जो अलग अलग एग्जिट पोल्स भी दिखा रहे हैं वो आपको हम बताते हैं कि किसके लिए कैसी खबर यहां से नजर आ रही है। और इसमें ऐसा लगता है कि कमोवेश भारतीय जनता पार्टी के लिए हर जगह से संकेत सही मिल रहे हैं उसे। इस सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता जो पिछली बार के चुनाव में बीजेपी में थे नहीं और बीजेपी का सबसे बड़ा सरदर्द साबित हुए थे, इस बार बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी के टिकट से उन्होंने चुनाव लड़ा है। हार्दिक पटेल, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता सौरभ बक्तानिया ने। इंडिया टुडे ग्रुप और एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। सबसे सटीक पोल माने जाने वाला जो एग्जिट पोल इस पूरे ग्रुप का है और इस पर हमसे बात करने के लिए मौजूद है हार्दिक पटेल। हार्दिक भाई, भारी बहुमत से बीजेपी को एक बार फिर से जीत हासिल हुई एग्जिट पोल में। 130 से लेके 150 सीट दिखा रही है बीजेपी को गुजरात में। एक रैली थी जिसमें हम भी पीएम साहब के साथ उस रैली के स्टेज पे थे, तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि ये चुनाव सामान्य नहीं है, ये चुनाव का परिणाम आने वाले 20 साल का गुजरात का भविष्य तय करेगा। और ये सर्वे भी यही कहता है कि आने वाले 20 साल का भविष्य इस सर्वे से तय हो रहा है। निश्चित रूप से गुजरात की जनता ने भारी मतदान किया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और ये जो मतदान है वो भरोसे का मतदान है। समाधान के साथ साथ इस राज्य में, विकास के साथ साथ इस राज्य में शांति और सलामती जो स्थापित हुई है उसके कारण ये मतदान हुआ है। और इसीलिए आज एक बार फिर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बन रही है, हम मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं कि मतदाता, एक तरफ मीडिया कहती है, एक तरफ विपक्षी दल कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन गुजरात में हर वक्त गुजरात की जनता का सहयोग भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के साथ रहा है। तो निश्चित रूप से हम जनता का भी आभार व्यक्त करेंगे और 8 तारीख को जब परिणाम आएगा तो एक बार फिर यही सटीक आंकड़े आपको सामने मिलेंगे। पोल में आपको भी जीत दिखा रहे हैं और आपने भी काफी ज्यादा मेहनत की है, आपने बहुत ज्यादा ग्राउंड वर्क किया है, जीत आप भी रहे। भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र के उम्मीदवार के रूप में जब मुझे यहाँ उतारा गया तो उसको मैंने उत्साह के रूप में नहीं लिया था, मैंने अपनी जिम्मेवारी के रूप में उसको यहाँ प्रस्थापित करने का काम किया था। 5 महीनों से लगातार हम ग्रामीण इलाकों में हो या पिछड़े इलाके में हो, जहां पर गए, लोगों से बातचीत की, उनकी समस्या को समझे, उस पर तुरंत वर्क करने का प्रयास किया। जैसे कि नलकांटा का कुछ इलाका था, वहां पर बच्चों को पुस्तकें हमने बांटी, कम से कम 50,000 से अधिक पुस्तकें। यहाँ पर देतरुज की एक अच्छी स्कूल है जिसमें 21 अव्वल आने वाली लड़कियों को हमने टैबलेट बांटे। 3 से बड़े मेडिकल कैंप किए, लंपी वायरस में हमने 32,000 से अधिक गायों को फ्री में रसी के डोज दिए। तो ये जो हमने 5 महीनों का जो ग्राउंड वर्क था और खासकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मजबूती के साथ सहयोग, निश्चित रूप से उसी कारण ये रिजल्ट मिलेगा। और 8 तारीख को परिणाम बहुत ही अच्छे भी होंगे और मुझे ये लगता है कि वो संभावना आने वाले 20 सालों की तय होगी कि गुजरात अब किस दिशा में आगे बढ़ेगा। जश्न के लिए पूरी तैयारी हो जाएगी 8 तारीख के लिए। जश्न हम इसलिए नहीं मनाते क्योंकि उसी दिन से एक नई जिम्मेवारी तय हो जाएगी। वो जिम्मेवारी होगी कि जिस लोगों ने आप पर भरोसा किया है उस पर आपको खरा उतरना है। तो मेरा यही मानना है कि 8 तारीख से ही अपने उस भरोसे पे खरा उतरने के लिए काम पे लग जाए। हार्दिक भाई, क्या कुछ आपका नेतृत्व में आप क्या कुछ काम गुजरात में करने के लिए, आप गुजरात की जनता के लिए क्या कुछ काम देख रहे हैं? गुजरात आज हिंदुस्तान में एक अलग राज्य बना है जिसको हम मॉडल कहते हैं और यही मॉडल जो गुजरात का है वो आने वाले दिनों में विश्व में एक अलग तरीके से उभर के आएगा। उसी प्रकार मैं अपनी तहसील में, चाहे विरमगांव हो, मांडल हो, देतरोज हो, उसको गुजरात का सबसे बेहतर और अच्छा मॉडल वाला तहसील बनाना चाहता हूँ
ताकि कोई आए मेरे तहसील में कहे कि यार 28 साल के लड़के ने अपने तहसील के लिए गजब का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी और उसका शीर्ष नेतृत्व तो लगातार ये चाहता है कि सरकारी योजना ग्रामीण स्तर पर लोगों तक पहुंचे। चाहे आयुष्मान भारत की बात हो, अब हमारी सरकार ने कहा इस मैनिफेस्टो में कि अभी तक 5 लाख रुपए की हम मर्यादा रखे थे आयुष्मान कार्ड में, जिसमें आप फ्री की सारवार कर सकते हैं 5 लाख तक। लेकिन चुनाव में अगर फिर से हम जीतेंगे तो 10 लाख तक की उस सारवार को करेंगे। तो उसके कारण गरीब लोगों को काफी फायदा मिलता है। 2000 रुपए किसानों को मिलते हैं, समय पर बिजली मिलती है, किसानों को फ्री में पानी मिलता है सिंचाई का। तो यही काम है जिसको ग्रामीण स्तर तक पहुंचाना है और मजबूती से। कांग्रेस की अगर जो बात करें 16 से 30 में सिमट रही है, बहुत ही खराब प्रदर्शन। मैंने पहले भी कहा था कि गुजरात की जनता उसको विपक्ष की भूमिका में भी नहीं देखना चाहती। अगर जब आप किसी से रिश्ता बनाते तो निभा तो जाने। गुजरात की जनता ने उनको विपक्ष की भूमिका में बिठाया था, तो विपक्ष की भूमिका में उन्होंने क्या काम किया? जो काम कर रहे थे वो तो आंदोलन की भूमिका में नौजवान कर रहे थे, जिसका फायदा उनको मिल रहा था। उन्होंने क्या किया 5 साल में? नहीं किया, इसलिए तो इस भूमिका में वो आकर खड़े हो गए। आप और आप जैसे काफी लोग जो छोड़ के गए, उससे भारी नुकसान हुआ है कांग्रेस को। हम जैसे नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग। कांग्रेस ने लगातार गुजरात में धार्मिक और अस्मिता और गौरव के खिलाफ काम किया है। उसके कारण गुजरात के लोग उनको पसंद नहीं करते, और इसी कारण हमने नहीं, बहुत सारे लोगों ने छोड़ा है। और इस पर उनको गंभीर चिंतन करना चाहिए, लेकिन वो चिंतन नहीं कर रहे हैं। 28 साल की उम्र है। पिछली बार पाटीदार आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे और बीजेपी को बड़ी परेशानियां हुई थी। हालांकि उस समय उम्र नहीं थी तो चुनाव नहीं लड़ पाए थे। इस बार बीजेपी की टिकट पर हार्दिक पटेल ने चुनाव लड़ा है विरमगाम से। बहरहाल ईशुदान गढ़वी जो कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार रहे, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ईशुदान जी, एग्जिट पोल को लेकर आप सवाल उठा रहे थे उस समय। आप खुद पत्रकार रहे हैं और एग्जिट पोल्स से आपका राब्ता पुराना होगा, लेकिन यहां एक और चीज मुझे समझाइए, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़े इस तरह की चीज आपके बारे में कह रहे हैं कि एक तरफ देखिए लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर नोटों पर बात करते थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन साथ में इटालिया की तरफ से ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे बयान आ जाते थे। दूसरी तरफ बिल्किस बानो पर कोई भी बयान देने से आम आदमी पार्टी बची, और आंकड़े बता रहे हैं कि ऐसा लगा कि न राम साथ आए न रहीम का साथ मिला। देखिए, हम काम की राजनीति करने आए हैं। मैं पत्रकारिता छोड़कर क्यों आया? अरविंद केजरीवाल जी यूपीएससी पास की, वो इनकम टैक्स कमिश्नर थे, छोड़कर क्यों आए? हम कौन क्या गाली देता है, क्यों देता है, कैसे देता है, उसमें हम नहीं पढ़ रहे हैं। और लोगों को हमें काम करके क्या देने वाले हैं उससे पढ़िए। लोग अच्छी शिक्षा चाहते हैं, लोग अच्छे स्वास्थ्य चाहते हैं, लोग महंगाई से राहत चाहते हैं, लोगों को अच्छा न्याय मिलना चाहिए। ये सब बातें होनी चाहिए। आप देख लीजिएगा, देखो ये मैं पहले से ही बता रहा हूं कि आकलन अभी तक का आप रिकॉर्ड देख लीजिए। एग्जिट पोल मैंने भी देखे, मैंने भी करवाए, नहीं करवाए नहीं है। एग्जिट पोल के आप सैंपल आप देख लीजिए, बहुत छोटे सैंपल होते हैं। हमारे तो दिल्ली के हजारों के सैंपल रहते थे और कंटिन्यूटी हम उस पर अकबंद रहते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, आप खुद देख लेंगे। पूरा गुजरात कर्मचारी आंदोलन कर रहा था, किसान आंदोलन कर रहे थे, महिलाएं आंदोलन कर रही थी, आंगनबाड़ी बहनें आंदोलन कर रही थी, आशा वर्कर बहनें आंदोलन कर रही थी, बेरोजगार युवा पेपर लीक से आंदोलन कर रहे थे। और आप मान रहे हैं कि भाजपा की सरकार आएगी? दूसरा कि भाजपा का रिकॉर्ड आप देख लीजिए, हर बार भाजपा 15, 16, 17 सीट कम हुई है। 2012 में भाजपा को 115 मिली थी, 2017 में 99 मिली। अमित शाह जी बोल रहे थे 151 मिली, 99। आप गिन लीजिए, 151 बोल रहे थे, 99 मिली। अब 110 बोल रहे हैं तो कितने मिलेगी? आप हिसाब कर लीजिएगा। इस हिसाब से दो चीजें हैं यहां पर ईशुदान जी। सबसे पहले तो ये कि जिन कॉन्टेस्ट की बात आपने की है वो बाइपोलर कॉन्टेस्ट थी, यहां पर एक त्रिकोणीय कॉन्टेस्ट है, और सीधे तौर पर जो वोट परसेंटेज है वो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के खाते से निकलकर आपके पास जा रहा है। और कांग्रेस को तो शिकायत ये हो सकती है कि आम आदमी पार्टी ने उसका वोट खाया है, वरना वो एक टक्कर दे पाती शायद बीजेपी को। नहीं, 27 साल में हम तो थे नहीं, कांग्रेस ही थी। कांग्रेस को बनानी होती 27 साल में बना लेती। दूसरा कि सूरत में 16 सीटों में से 15 पे भाजपा है, आज हम 8 सीट जीत रहे हैं, तो किसके बदौलत जीत रहे हैं? किसकी सीट है? देखो, ये भाजपा कांग्रेस अपनी इलू इलू की गेम खेलते हैं सालों से कि या तुम आ जाओ क्या तुम आ जाओ। हम उसमें पढ़ना नहीं चाहते। गुजरात की जनता पे विश्वास रखिए। गुजरात की जनता
पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी को इसलिए सरकार देगी, आपने देखा होगा पे ग्रेड पे अरविंद जी ने क्या निवेदन दिया, 60,000 पुलिस वालों ने स्टेटस रखा था। ये छोटी मोटी बात नहीं है। आपने अंडर करंट पहचाना ही नहीं है किसी ने। और जब अंडर करंट आता है ना, और वोटर साइलेंट होते हैं, पता भी नहीं चलने देते। इसलिए मैं स्पष्ट तौर पर मान रहा हूं कि 8 तारीख का इंतजार करिए। 8 तारीख को गुजरात में इतिहास लिखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ईशुदान गढ़वी हमसे बातचीत करने के लिए। तो गुजरात के जो एग्जिट पोल के का जो पूर्वानुमान है, उसके जो फिगर्स हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन हिमाचल प्रदेश भी जल्दी से आपको दिखा देते हैं, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर तो दिख रही है, लेकिन उस कांटे की टक्कर में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी बाजी मार सकती है, क्योंकि बीजेपी 24 से 34 के दायरे में और कांग्रेस पार्टी 30 से 40, यानी बीजेपी अधिकतम और कांग्रेस अपना न्यूनतम ले तो शायद तस्वीर बदल सकती है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस को एक एज लग रहा है। जयराम ठाकुर ने क्या कहा है इस एग्जिट पोल के पूर्वानुमान के बाद, देखिए मुकाबला तो सीधा ही कांग्रेस भाजपा का सीधा है इसमें, और इस बार कुछ जगह इंडिपेंडेंट जो है वोट ले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मेरा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार भाजपा की बनेगी। इसलिए बनेगी क्योंकि जो कैंपेन के दौरान हमने जो रुझान देखा है, जो लगभग 4% के लगभग जो महिलाओं का वोट पड़ा है, वो भाजपा के पक्ष में गया है। ये हमारा मानना है। बुजुर्गों का वोट गया है, वो भाजपा के पक्ष में गया है। और ऐसे में कुल मिलाकर के हम अगर बात कहें तो हिमाचल में सरकार भाजपा की बनेगी निश्चित रूप से। एक आपने बात कहा कि आपका अपना इंटरनल सर्वे हुआ है, उसमें आप कंफर्टेबल नजर आ रहे हो, कितना आपने आपको? देखिए हम हिमाचल प्रदेश में सरकार बना रहे हैं, अभी असेसमेंट्स हैं सारी, ये आकलन है, परिणाम 8 तारीख को आएगा तो उसके बाद ही बात करेंगे। क्या रेबल्स स्पॉइल स्पॉट रहे हैं? देखिए अभी मैं कुछ इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि छोटी स्टेट है, छोटी विधानसभा है, कम नंबर होता है, तो इसलिए बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं जो जीत हार को जो है वो प्रभावित करती हैं। तो ऐसे में जब रिजल्ट निकलेगा, परिणाम निकल, तब बात करेंगे। देखिए अब 7 तारीख को एमसीडी के नतीजे आ जाएंगे और 8 तारीख को गुजरात और हिमाचल प्रदेश के नतीजे आ जाएंगे, और एग्जिट पोल को लेकर जितनी भी चीरफाड़ चल रही है आंकड़ों की, वो सब उसके साथ ही खत्म हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।